नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज संतोष कुमार पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही शानदार सा पॉइंट लेकर के आ गया हूं और इस पॉइंट के माध्यम से आप अच्छे से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट के बारे में। तो आपको आज पता चलेगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या होती है और जनसंख्या विस्फोट होने का क्या कारण है और जनसंख्या विस्फोट होगा तो देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आप समझने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट। तो आइए आज हम लोग जनसंख्या विस्फोट के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देश की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उस जनसंख्या बढ़ने को नाम दिया गया जनसंख्या विस्फोट। तो हम लोग आज बेहतरीन ढंग से जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, कैसे होता है, क्या कारण है। तो आइए सबसे पहले हमने जनसंख्या विस्फोट का एक छोटा सा परिभाषा आप लोगों के सामने देने की कोशिश किए हैं, ताकि आपको एक परिभाषा के रूप में जनसंख्या विस्फोट याद रहे। जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा आपको याद करनी होगी कि जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा क्या है। तो आइए आप लोगों के सामने लिखा गया है जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा, जिसमें हमने लिखा है कि जब किसी, यानी देखिए यहाँ की हो गया है तो यहाँ होता है जब किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या में अचानक और तेजी से वृद्धि का होना। तो जब किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या में अचानक जनसंख्या बढ़ जाता है, तेजी से जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। यानी आप लोगों ने क्या सुना, क्या पढ़ा? हमने कहा कि जब किसी क्षेत्र या किसी देश की जनसंख्या अचानक और तेजी से बढ़ जाती है, तब उसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। तो आप लोगों को याद रखनी है जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा, और परिभाषा में कहा गया है कि जब किसी देश या जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या या जब किसी देश की जनसंख्या अचानक से बढ़ जाती है या अचानक उसमें वृद्धि हो जाती है, तब उस स्थिति को या परिस्थिति को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि आखिर इसका क्या कारण है, क्या कारण है जनसंख्या विस्फोट का। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण हमने निम्नलिखित लिख दिया है। निम्नलिखित कारण होता है जनसंख्या विस्फोट के। जैसे सबसे पहले जन्म दर में वृद्धि। तो सबसे पहला है इसका कारण कि जन्म दर में वृद्धि होगी। यानी जब किसी क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से बहुत अधिक हो जाता है, तब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आपके सामने या पूरे देश के सामने उत्पन्न हो जाती है। क्या क्या है पहला कारण? जन्म दर में वृद्धि। यानी जब जन्म दर या किसी क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से काफी अधिक हो जाती है, तब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आपके सामने या सभी के सामने उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखना है कि जन्म दर में वृद्धि, यानी किसी क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से बहुत अधिक हो जाता है, तब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण हमने आपके सामने लिखा है मृत्यु दर में कमी। यानी मृत्यु दर में कमी कैसे होती है, ठीक ना? तो मृत्यु दर में कमी यानी चिकित्सा और स्वच्छता में जब सुधार हो जाता है तो मृत्यु दर में कमी होती है। तो चिकित्सा और स्वच्छता में सुधार हो जाता है तो मृत्यु दर में कमी हो जाती है। तो जब मृत्यु दर में कमी हो जाती है तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है सबके सामने जनसंख्या विस्फोट की। अब थोड़ा सा हम लोग सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं कि मृत्यु दर में कमी कैसे होती है। तो आप लोगों को पता था या पता होगा कि आज से कई वर्ष पहले चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होता था। यानी 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15-10 किलोमीटर के दूर पे या दूरी पर कोई चिकित्सक होते थे, ठीक ना? तो क्या होता था कि अगर कोई किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वहां तक पहुंचने में उनको समय लगता था
और वहां तक पहुंचते पहुंचते में हो सकता था कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज देखिएगा तो हर एक चौक चौराहे पे, हर बाजार पे एक दो डॉक्टर आपको मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा भी स्वास्थ्य किसी का खराब तो तुरंत दिखा लेता है चिकित्सक से और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और दूसरा और भी कारण था पहले कि रोड की कुछ समस्या थी, तो लोगों को ले जाने में समय लग जाता था, जिसके चलते रोगी रास्ते में ही दम तोड़ देता था। तो पहले पहले मृत्यु दर क्या था? ज्यादा था। पहले के समय में मृत्यु दर ज्यादा था। आज से बहुत साल पहले, यानी 10 20 40 50 साल पहले मृत्यु दर अधिक था, क्योंकि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं था। लेकिन आज के समय में मृत्यु दर कम है, क्योंकि हर एक बाजार पे, हर एक चौक चौराहे पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है तो तुरंत पहुंच जाता है एक डॉक्टर के पास। इसलिए आज मृत्यु दर में क्या है? कमी। और कुछ साल पहले मृत्यु दर अधिक होता था। तो मृत्यु दर में जब कमी होगी तो जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी। तो मैंने आपको कितने कारण बताया जनसंख्या विस्फोट के? 2 कारण। एक, पहला जन्म दर में वृद्धि, यानी जब किसी देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है तब, यानी जन्म दर, जब किसी क्षेत्र या देश की जन्म दर मृत्यु दर से काफी अधिक हो जाता है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी स्थिति? जनसंख्या विस्फोट की। और दूसरा कारण मृत्यु दर में कमी। यानी मृत्यु दर में कमी कैसे होगी? तो चिकित्सक और स्वच्छता में सुधार के कारण। आज स्वच्छता में सुधार भी हुआ है, क्योंकि पहले लोगों के पास कपड़े कम होते थे, ठीक है, और कपड़े कम होते थे इसलिए एक कपड़ा कई दिनों तक पहनता था व्यक्ति, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य खराब होता था और वो व्यक्ति स्वास्थ्य खराब होने के चलते मर जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी जनसंख्या विस्फोट के ये निम्नलिखित 2 कारण हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण याद हो गए होंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर जनसंख्या विस्फोट होगा तो जनसंख्या अगर विस्फोट होगा तो क्या परिणाम निकल के आएगा? ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट होता है तो क्या परिणाम निकल के आता है, हम आपके सामने लिख दिए हैं। कि यहां से सवाल आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी देश की जनसंख्या अधिक हो जाती है ना, तो वहां के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, या देश की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका परिणाम है, तो क्या परिणाम देखा जाएगा अगर देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी। तो निम्नलिखित परिणाम हो सकता है, जैसे आप लोगों के सामने लिखा गया है, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, किस पे? संसाधनों पर क्या बढ़ेगा? दबाव। तो जब किसी देश की जनसंख्या अचानक बढ़ेगी, यानी उसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी, तो उसका परिणाम निकलेगा कि संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा। यानी यहां लिखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि से भोजन, पानी, आवास और अन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला परिणाम देखा जाएगा कि संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, और जब संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा तो भोजन, पानी, आवास और अन्य संसाधनों पर दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको पहला परिणाम याद रखना है कि संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा, और जब संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा अर्थात भोजन, पानी, आवास की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला कारण यानी पहला परिणाम आपको याद हो गया होगा। दूसरा परिणाम है पर्यावरण प्रदूषण। आप देख रहे हैं दूसरा परिणाम में पर्यावरण प्रदूषण। तो बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि से प्रदूषण और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा परिणाम देखा गया है पर्यावरण प्रदूषण। तो जब जनसंख्या वृद्धि होगी या देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी तो प्रदूषण और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए ये इसका दूसरा परिणाम हो जाएगा। तीसरा परिणाम है सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर किसी देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी तो तीसरा परिणाम देखा जाएगा सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी, अर्थात जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, गरीबी और अपराध जैसे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो तीसरा परिणाम यह देखा जा सकता है सामाजिक समस्याएं। तो जब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी या किसी देश में जनसंख्या वृद्धि तेजी से होगी या
जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी तो बेरोजगारी, गरीबी और अपराध जैसी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को इसका परिणाम भी समझ में आ गया कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में क्या परिणाम होगा, किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और तीसरा सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा तो भोजन, पानी और आवास की कमी होगी, और पर्यावरण प्रदूषण अगर होगा तो उसमें प्रदूषण और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव देखा जाएगा, और सामाजिक समस्या अगर उत्पन्न होगी तो बेरोजगारी, गरीबी और अपराध जैसी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो आप लोगों को तीसरा यानी तीनों परिणाम अच्छे ढंग से याद हो गए होंगे कि जनसंख्या विस्फोट होगा तो क्या परिणाम देखा जा सकता है। इसके बाद आइए हमने आप लोगों के सामने कुछ प्रमुख बिंदु को रखा है जिसे आप लोग जान करके बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ नोट में लिखा गया है, प्रमुख बिंदु लिखा गया है, यहां से आप प्रश्न ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखिएगा। तो सबसे पहला है कि 1900 ईस्वी में, आज से बहुत साल पहले की बातें हैं कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी। आज नहीं 1900 ईस्वी की बात कर रहा है कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी ना वो 2 अरब थी। कितनी? 2 अरब। यही बात 2000 ईस्वी में यही जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाती है? तो 6 अरब हो जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी, जबकि वहीं 2000 ईस्वी आता है तो 2000 ईस्वी में वही जनसंख्या बढ़कर पूरे विश्व की 6 अरब हो जाती है। इसके बाद अपने देश के बारे में थोड़ा सा आंकड़ा देख लीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी आप कह सकते हैं कि 1947 के समय जो भारत की जनसंख्या थी ना वो केवल 25 करोड़ थी। ठीक है, तो जब हम लोग स्वतंत्र हुए या हम लोगों के देश जब स्वतंत्र होता है 1947 में, तो 1947 के आसपास हम लोगों की देश की जनसंख्या यानी केवल भारत की देश की जनसंख्या कितनी रहती है? 25 करोड़ रहती है। लेकिन वही जब 2000 ईस्वी आता है तो वही 25 करोड़ की जो आबादी रहती है, कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। लेकिन 2000 ईस्वी में वही 25 करोड़ की आबादी 1 अरब में बदल जाती है, यानी 1 अरब हो जाती है। तो आप याद रखिएगा कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो भारत की जनसंख्या कितनी रहती है? तो 25 करोड़। लेकिन 2000 ईस्वी में कितनी हो जाती है? तो 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या हो जाती है 1 अरब। इसके बाद जब 2001 की जनगणना होता है, 2001 की जनगणना होता है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार यह जो वृद्धि दर होता है 1.7% की वृद्धि दर होता है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है कि भारत की जो जनसंख्या का वृद्धि दर होता है 2001 की जनगणना के अनुसार वो 1.7% होता है ना। और उसमें बताया गया था कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 1.7% है। लेकिन अगर 1.7% की दर से भारत की जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो आने वाले 33 वर्षों के दौरान 2 गुनी हो जाएगी। कितनी? 2 गुनी हो जाएगी। यानी 1 अरब रहती है 2000 में, और 2001 में जब जनगणना होता है तो प्रतिशत दर देखा गया है 1.7%। और उस समय कहा गया कि अगर 1.7% की दर से भारत की जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो आने वाले 33 वर्षों के दौरान यह जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी, अर्थात लगभग 2 अरब के आसपास हो जाएगी। याद रखना है वृद्धि दर 1.7%। यह एक समस्या थी देश के सामने। जनसंख्या विस्फोट एक समस्या थी क्योंकि जनसंख्या दिनों दिन अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा था। तो इस समस्या से निपटना था। तो बता रहा है कि इस समस्या से निपटने के लिए लघु परिवार को बढ़ावा देने पर विचार किया जाने लगा। सरकार के मन में अनेक प्रकार के विचार आए कि इस जनसंख्या को रोका कैसे जाए। तो सरकार के तरफ से एक पहल किया गया, एक विचार किया गया और कहा गया कि जनसंख्या विस्फोट से अगर निपटना है तो लघु परिवार को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। यानी लघु परिवार अर्थात छोटा परिवार, ठोस परिवार जिसमें 3 4 5 6 आदमी होते हैं, उसको हम लोगों ने
लघु परिवार का नाम देते हैं। तो सरकार के मन में आया, एक विचार सोचा और कहा कि लघु परिवार को बढ़ावा दिया जाएगा, तब जाकर के जनसंख्या विस्फोट की समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपायों पर अमल किया गया। ठीक है, अब देखिए, अब वहां सोचा गया कि जनसंख्या जो बढ़ रही है इतनी तेजी से, उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वह कंट्रोल कैसे होगा, इतनी तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या। तो सरकार ने कही कि कुछ गर्भ निरोधक उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो गर्भ निरोधक उपाय अपनाने जाने पर विचार किया गया और इसके बाद यह नारा दिया गया कि हम दो और हमारे दो। सरकार ने एक नारा लेके आती है जनसंख्या को रोकने के लिए, और वह नारा लेके आती है जिसका नाम रहता है हम दो और हमारे दो। तो हम दो और हमारे दो नारे के साथ सरकार आती है, किस लिए? ताकि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हद तक क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। इसके बाद छोटा या लघु परिवार, सुखी परिवार का नारा दिया गया। एक और सरकार के द्वारा नारा दिया गया और कहा गया कि छोटा परिवार या लघु परिवार होगा तो वह परिवार सुखी होगा, वह परिवार सुखी से जी पाएगा। तो एक और नारा दिया गया सरकार के द्वारा और कहा गया कि छोटा परिवार या लघु परिवार सुखी परिवार का एग्जाम्पल होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सारी समस्याएं क्लियर हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से इसको आपको देखना है कि 1900 ईस्वी में पूरे देश की जनसंख्या 2 अरब रहती है, लेकिन वहीं 2000 ईस्वी में बढ़ के पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या 35 करोड़ रहती है, लेकिन वहीं 35 करोड़ जनसंख्या 2000 ईस्वी के आते आते 1 अरब हो जाती है। और 2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि दर बताया गया था कि 1.7% की वृद्धि दर से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। और उसी समय कहा गया कि अगर यही वृद्धि दर कायम रही भारत में तो आने वाले 33 वर्षों के दौरान भारत की जनसंख्या 1 अरब नहीं, दुगुनी यानी लगभग 2 अरब के आसपास हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद इधर भी कुछ पॉइंट लिखे हैं हमने, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसी में निर्धारित किया गया, उसी समय निर्धारित किया गया कि जो लड़की की शादी होगी वो 18 वर्ष के बाद ही होगी, अर्थात एक आयु निश्चित किया गया 18 वर्ष। आपको पता है कि पहले बाल विवाह अधिक होता था, और जब बाल विवाह अधिक होता था तो अधिक बच्चे भी होते थे। तो बाल विवाह को बंद करने के लिए, ठीक है, बाल विवाह को बंद करने के लिए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब लड़की की जो शादी होगी 18 वर्ष के बाद ही होगी, और वहीं एक लड़के के शादी के लिए यानी लड़कों की जब शादी होगी तो उनका उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। तो लड़की की विवाह 18 वर्ष के बाद और लड़कों की विवाह 21 वर्ष के बाद सुनिश्चित किया गया, ताकि जनसंख्या विस्फोट को क्या किया जाए, रोका जाए, कुछ हद तक कंट्रोल रखा जाए। ठीक है, अब देखिए हमने भारत के बारे में विशेष जानकारी यानी कुछ और 1-2 पॉइंट आप लोगों के सामने रखा है, लिखा है, ताकि आप ये भी जाने, इससे भी अवगत हो जाए। देखिए आगे हमने लिखा है कि वर्तमान में भारत की जो कुल जनसंख्या है ना, लगभग 144 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये आंकड़ा है, ये डाटा है, ये गलत नहीं है। मैंने इस बात को भी लिखा है कि किसने ये आंकड़ा दिया है, किसने ये डाटा दिया है। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने नेताओं के मुंह से टीवी पे, न्यूज पे, मोबाइल पे कई बार सुना होगा, कई बार इस स्टेटमेंट को सुना होगा कि भारत की 144 करोड़ की जनसंख्या। तो भारत की 144 करोड़ की जनता, ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या है फिलहाल यानी 2024 के अकॉर्डिंग हमने लिखा है लगभग 144 करोड़ के आसपास है। नीचे लिखा है कि भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। आपको ये बात भी पता करनी है, पता हो गई। ठीक है, और याद रखनी है कि भारत की जो जनसंख्या है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक सबसे पहले स्थान पे बना हुआ है ना। आप देखिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, आपको यहाँ यही आंकड़ा दिए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जिसको यूएनएफपीए कहते हैं, उन्होंने बताया है अपने अप्रैल 2024 के रिपोर्ट में, अप्रैल 2024 के रिपोर्ट में बताया है कि भारत पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है, अब देखिए एक और है, यहाँ बताया गया कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो
तो भारत की जनसंख्या घनत्व तो आपको याद करनी है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर इधर से आप देख सकते हैं, 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, इसके बाद फिर 1 किलोमीटर इधर से और फिर 1 किलोमीटर इधर से, यानी भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो 32 लाख, मतलब 32 लाख, इसके बाद 87,000, इसके बाद 240 वर्ग किलोमीटर, यानी इधर से भी इतना लोग निवास करते हैं, इधर से भी उतना ही लोग, इधर से भी उतना ही लोग और इधर से भी उतना ही लोग। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 32,87,240 वर्ग किलोमीटर आप लोगों को याद रखनी है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से समझे होंगे और अच्छा भी लगा होगा। और मुझे भरोसा है कि आज वाले वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट और अधिक से अधिक लाइक भी आएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर भी करिएगा, क्योंकि आज का जो ये बिंदु था, पॉइंट था ना, जो जिसका नाम था जनसंख्या विस्फोट, ये आपको जानना बेहद जरूरी था। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए जनसंख्या विस्फोट के बारे में समझा दें। ठीक है, तो आप जाइए और YouTube खोलिए और YouTube पर सर्च कीजिए विजया क्लासेस बाय संतोष सर और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी मैं YouTube पर लेकर के आऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, आप देखें और देखने के बाद आप लाभ उठाएं। फिर वहीं अगर आप Facebook पर देखना चाहते हैं तो Facebook पर जाइए और वहां सर्च कीजिए संतोष कुमार और वहां फॉलो कर लीजिए, ताकि वहां भी इस वीडियो को आप देख सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।